ने एक पहला ऑस्की देना है और फिर या एनक्लेक्स देना है। मैम ये एग्जैक्टली। एनक्लेक्स होता क्या है, थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को बता दें, और जो हमारे साथ दर्शक अभी जुड़ रहे हैं हम उनको बता दें हमारे साथ कौन बात कर रही है। नवकिरण जी, मैडम कौर जी, मैडम जी जुड़ी हुई हैं टोरंटो से लाइव, कनाडा से, नर्सिंग एक्सपर्ट है, 10 साल से ज्यादा टॉप रैंकिंग इंडियन इंस्टीट्यूट पीजीआई से उन्होंने एमएससी नर्सिंग किया है, एमएसएन है वो, और कनाडा में रहती हैं और नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। तो अगर आपको परीक्षाएं की तैयारी करनी है, जैसे ऑस्की की तैयारी करनी है, एनक्लेक्स की तैयारी करनी है, बाकी जो जो मैडम बताएंगी परीक्षाएं, तो मैडम उसकी क्लासेस चलाती हैं ऑनलाइन, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है उन्होंने बहुत मेहनत से अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो अगर आप यूट्यूब पे कभी भी ये सेशन के बाद जाएंगे और नवकिरण नर्सिंग नर्सिंग क्लासेस क्लासेस। टाइप करेंगे और इनका आपको आईडी भी मिलेगा अभी इंस्टाग्राम पे जो ये आई हैं, आप इनको जरूर फॉलो करें। जहां से ये आई हैं, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस का आईडी है इंस्टाग्राम का इनका, उस पर फॉलो करें। इनके यूट्यूब चैनल पे सैकड़ों वीडियोस हैं नर्सिंग के लिए और नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए, और ये क्लासेस टोरंटो से लाइव आपको, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, दुनिया में कहीं पर भी, पूरी दुनिया से यस। स्टूडेंट्स आते हैं इनके पास पढ़ने के लिए। और मैं जानता हूं क्योंकि मुझे ये समय जो है इनकी क्लासेस से एडजस्टमेंट, सारी चीजों से, जॉब से, क्लासेस से एडजस्टमेंट करके हमें ये घंटा मिला है इनके साथ। मैम आगे बढ़ते हुए थोड़ा एनक्लेक्स के बारे में बताएं, क्योंकि आप एक्सपर्ट है एनक्लेक्स पढ़ाने में। या मैं एनक्लेक्स पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स को। जी एनक्लेक्स पिछले 10 साल में जैसे हम चेंज हुए हैं ना धीरे धीरे, वैसे ही एनक्लेक्स भी धीरे धीरे चेंज हुआ है। और अब तो जो 2020 तक आ गया है तो काफी चेंजेस है। बेसिकली एनक्लेक्स जो है ना, ये एक लाइसेंशियर एग्जाम है जब आपने आरएन का लाइसेंस लेना होता है। पहले ये सिर्फ यूएस में होता था, लेकिन 2015 के बाद कनाडा ने इसको अडॉप्ट किया। और अब जो ऑस्ट्रेलिया है 2020 में उन्होंने भी एनक्लेक्स शुरू कर दिए। बिकॉज ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और नर्सिंग जजमेंट दो चीजें असेस होती हैं। इसमें नॉलेज बेस्ड कंपोनेंट और आपका सेफ्टी एंड काइंड ऑफ ऑफ द पेशेंट, साइको सोशल इंटीग्रिटी एंड इवन नर्सिंग प्रैक्टिस जो आप करते हो, कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स इसमें जो है वो असेस होते हैं। इन एडिशन टू दैट आपका नॉलेज बेस में जो आप मेडिकल सर्जिकल में कंडीशंस पढ़ते हो एंड ऑल, वैसे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल लाइसेंशियर एग्जामिनेशन फॉर नर्सेस। तो ये जो एनक्लेक्स है इसमें मिनिमम 75 और मैक्सिमम 265 क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास 6 घंटे होते हैं इस एग्जाम को पूरा करने के लिए। और ये एक कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट है। एक होते हैं सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक होते हैं सीएटी कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट। तो जो एनक्लेक्स है दिस इज सीएटी कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर सही दे देते हो तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको मुश्किल आएगा। ओके अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हो तो उससे अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपको इजी आएगा। तो हम बोलते हैं कि कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट है क्योंकि ये अडेप्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली जैसी आपकी परफॉर्मेंस है। तो ऑल इन ऑल एनक्लेक्स एक ऐसा एग्जाम है जो आपके नर्सिंग स्किल्स को अच्छे से जज कर लेता है। तो ये बेसिकली आरएन बनने के लिए होता है ये जो एग्जाम है जी एनक्लेक्स। मैम। तो एक तरीके से जो स्टूडेंट्स को, जो नर्सेज हैं, उनको एनएनएस के बाद कॉम्पिटेंसी रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद उन्हें ऑस्की की तैयारी करनी है, ऑस्की के बाद उनको एनक्लेक्स की तैयारी करनी है। तो बिल्कुल। ऑस्की के एग्जाम में क्या क्या चीजें आती है मैम, ये भी थोड़ा बता दें। या ऑस्की एक क्लिनिकल एग्जाम है। बेसिकली जी आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो दिया जाता है। उस क्लिनिकल सिनेरियो में आपको स्टेशंस मिलेंगे। हमें कम से कम लाइक 13 स्टेशन मिलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं टचस्टोन इंस्टीट्यूट्स। कनाडा में ये ऑर्गेनाइजेशन जो ऑस्की के एग्जाम को कंडक्ट करती है। ऑस्की की जो फीस होती है दैट इज 1500 कैनेडियन डॉलर्स। ये इसी साल इंक्रीज हुई है, पहले 1000 कैनेडियन डॉलर्स था। तो क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ रही है तो आगे आगे ये फीस भी इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि इनको बहुत सारे कैंडिडेट्स को अकोमोडेट करना होता है। ऑस्की बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज होती है। 13 स्टेशन होते हैं। अलग अलग तरह के सिनेरियोज आपको मिलते हैं। आपको ओबीजी के सिनेरियोज मिल सकते हैं, साइकेट्री के सिनेरियोज मिल सकते हैं, इमरजेंसी के सिनेरियोज मिल सकते हैं, इवन आपको ऑर्थो के सिनेरियोज मिल सकते हैं। मतलब हर एक सिनेरियो में आपको भेजा जाता है। आपने पेशेंट को जाके डील करना होता है, आपने उसकी असेसमेंट करनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी होती है। तो बेसिकली वो ये देखते हैं कि व्हाट आर योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है।
सेकेंडली दे विल असेस के आप आर यू कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू द पेशेंट। भाई वो आपको आरएन बना रहे हैं, जो इतना रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन यहाँ पे माना जाता है, तो दे जस्ट वांट टू सेटिस्फाई देमसेल्फ, और उनके हाथ में आपके कॉम्पिटेंसी गैप्स होते हैं। तो वो देखते हैं कि आप अपने कॉम्पिटेंसी गैप्स के हिसाब से जा रहे हो, क्या आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, क्या आप नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस को जानते हो। तो आपको बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ जाना पड़ता है ऑस्की के लिए, और वो पूरा आपका कॉन्फिडेंस और क्रिटिकल थिंकिंग, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये सब असेस होता है। ऑस्की के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है एमसीक्यूज, जो आपका एक टेस्ट होता है, उसमें 60 से लेके 100 तक आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं। और जो सेकंड इसका पार्ट होता है दैट इज ऑस्की, मतलब एक्चुअली जो क्लिनिकल प्लेसमेंट होता है। तो मतलब अगेन आपको फिर से एक पेपर देना है और ऑस्की में भी जाना है, और इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 5। 5 में से अगर आप 3.5 या उससे ज्यादा लेते हो तो आप पास हो। मतलब ये हाफ हाफ वाली सिचुएशन नहीं है, आपको 3.5 या उससे ज्यादा लेना होता है, तब आप पासिंग माना जाता है। देयर इज अ फुल टीम, और आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि इसका रिजल्ट आने में 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने लग जाते हैं। तो लोग 2 महीने में एग्जामिनर्स की पूरी टीम जो है वो बैठ के आपको एनालाइज करती है 2 महीने में। मैम अब कुछ सर्कमस्टांसेस में ऑस्की का वेवर भी मिल जाता है अगर कनाडा से कोई ने पढ़ाई की हो, तो ये या चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से कोर्सेज यहाँ से जो है वो पढ़ने नर्सेज जा सकती हैं, या 12th के बाद भी आपने कहा बीएससी नर्सिंग में जा सकते हैं कनाडा में पढ़ाई करने, और जिन्होंने बीएससी किया है वो कौन से कोर्सेज में, जैसे 1 साल या 2 साल के कोर्सेज में जाएं, कौन सी फील्ड सिलेक्ट करें जिससे ऑस्की का वेवर मिल जाता है, यानी ऑस्की देना नहीं पड़ता फिर कनाडा में। या एक्चुअली सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि लोग ऑस्की को वेव ऑफ क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि जी ऑस्की का सिर्फ एक ही चांस होता है। अगर उस एक चांस में आप ऑस्की क्लियर नहीं करते हो तो फिर आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा, राइट। इसीलिए लोग चाहते हैं कि वो पहले ही कोर्स कर लें, व्हाई टू वेस्ट देयर टाइम इन गिविंग ऑस्की एंड ऑल। तो इसलिए लोग ये चाहते हैं कि हमें पहले ही ये नॉलेज हो, क्योंकि स्टडी बेसिस पे तो जाना ही है इंडिया से। जी आपको मनी भी लगाना है, आपको टाइम भी वेस्ट करना है, तो पहले ही आपको कुछ ऐसा कोर्स पता चल जाए कि आपको ऑस्की जो है वो डले ही ना, राइट। जी। तो इस वजह से लोग पूछते हैं कि क्या ऐसे मैम कोर्सेज हैं जो ऑस्की को वेव ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने जीएनएम करा हुआ है इंडिया से, या आपने ग्रेजुएशन करी हुई है इंडिया से बीएससी नर्सिंग, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रिजिंग कोर्सेज फॉर इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज, BIEN। जी तो ये जो ब्रिजिंग कोर्सेज होते हैं, ये एक तरह की आपकी ब्रिजिंग है टुवर्ड्स योर कॉम्पिटेंसी गैप्स, देखिए आपके जो कॉम्पिटेंसी गैप्स हैं वो कवर हो जाएं। तो ये जो कोर्सेज है, बेसिकली ये कोर्सेज मैं आपको एक पूरी लिस्ट बताती हूँ। ये हमारे पास कोर्सेज हैं जैसे कि पैलिएटिव केयर है, क्रिटिकल केयर है, जेरेंटोलॉजी है, कोरोनरी केयर, हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी एंड मेंटल हेल्थ, acute complex care. I have a list of these courses. जी तो बोलिए मैम, जी basically, बोलिए बोलिए मैम, या बोलिए मैम, सो कोई जल्दी नहीं। जैसे साइकेट्री में कुछ कोर्सेज है हमारे यहाँ पे, और कम्युनिटी में कुछ कोर्सेज हैं। कोरोनरी केयर के दो पार्ट्स होते हैं, कोरोनरी केयर 1 एंड कोरोनरी केयर 2। तो ये जो सारे कोर्सेज है ना, इनमें प्रैक्टिकल आवर्स होते हैं। जब भी आप इंडिया से स्टडी सेलेक्ट करें, अब ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्सेज, आई शुड बी वेरी लाउड एंड क्लियर ऑन दिस। जब भी आप इंडिया से तो कोर्सेज सिलेक्ट करें, दर्शकों या 1 सेकंड का पॉज लेते हैं, मैम बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही है क्योंकि आपको पढ़ने लगभग जाना ही पड़ेगा कनाडा, या नर्स या अच्छे से बनना है तो क्या टाइप का कोर्स सिलेक्ट करें, और इसके बारे में मेरी मैम से पहले भी बात हुई है, तो मैम बताएं प्लीज, इंपॉर्टेंट जो है। या अब जब भी आप इंडिया से कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो काइंडली एक चीज का ध्यान रखें, जिस भी कोर्स के लिए आप इंडिया से जा रहे हैं उस कोर्स में प्रैक्टिकल आवर्स होने चाहिए, और वो नर्सिंग रिलेटेड कोर्स होना चाहिए। अब देखिए अमित जी, जिस कोर्स में नर्सिंग का नाम लगा होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपके कॉम्पिटेंसी गैप्स कवर करे। जैसे एक करेक्ट। कोर्स होता है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन करके कोर्स होता है, इट हैज अ जीरो वैल्यू इन मेकिंग यू एन RN इन कैनेडा। तो इसलिए ये कोर्स आपको नहीं लेना है। आपको कौन कौन से कोर्स लेने हैं? पैलिएटिव केयर, क्रिटिकल केयर, जेरोंटोलॉजी, कोरोनरी केयर, हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी एंड मेंटल हेल्थ, एक्यूट कॉम्प्लेक्स केयर। ये चीजें आपको लेनी है। ये वाले कोर्सेज एक ऐसे कोर्सेज हैं,
होते ये कोर्सेज छोटे छोटे हैं, 8 महीने से 1 साल के हो सकते हैं, लेकिन इनमें क्लिनिकल प्लेसमेंट होती है। अब यही तो हमारे कॉम्पिटेंसी गैप्स होते हैं कि आपने क्लिनिकल एरिया में अच्छे से काम नहीं किया, सॉरी। तो बेसिकली जो सीएनओ है वो हमें ये परमिशन दे देती है जब हम ये वाले कोर्सेज करते हैं ना, तो वो बोलती है ठीक है आपके तो कॉम्पिटेंसी गैप सारे कवर हो चुके हैं इन कोर्सेज में, तो अब आप आराम से एनक्लेक्स दीजिए, आपको ऑस्की देने की जरूरत नहीं है एंड बिकम एन आरएन, बिकॉज शी इज नोइंग दैट यू हैव डन दी स्टडीज एंड नाउ यू डोंट हैव एनी कॉम्पिटेंसी गैप्स लेफ्ट। तो ये कोर्सेज आपको लेके आने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वाले कोर्सेज मत लेके आइए। इवन इफ यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम तो वेट कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है अमित जी, ये कोर्सेज जो है ये बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत जल्दी फिलअप होते हैं, क्योंकि इधर के जो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी पीआर हैं जिनके कॉम्पिटेंसी गैप्स आए हैं, फिर वो भी अप्लाई करते हैं कनाडा से इन कोर्सेज के लिए ऑब्वियसली। तो फिर क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सीट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ी डिले हो। तो इसीलिए हमेशा प्री प्लानिंग से चले, जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर लेते हो वैसे ही आपके दिमाग में एक चीज पक्की है, अगर पीआर बेसिस पे जाना है तो 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा बीएससी नर्सिंग के बाद, और आप एक्सप्रेस एंट्री से पीआर आ सकते हो। अगर तो वो चीज है तो आराम से बैठ जाओ, पहले 3 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद जनरल आइल्स करो। अगर आपके दिमाग में ये है कि हमने कनाडा जल्दी जाना है, तो बीएससी के बाद ही आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने स्टडी बेसिस पे जाना है, और इमीडिएटली अपने एफर्ट्स करने शुरू करो, ईईसी वालों को कांटेक्ट करो एंड दे विल गाइड यू। एंड आपको उसके लिए फिर एकेडमिक आइल्स करना है और ये वाले कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने हैं। जल्दी प्लानिंग करने से ये फायदा होगा कि अगर आपको 1 साल नहीं भी परमिशन मिलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उतने टाइम तक वहां इंडिया में जॉब कीजिए आप, एंड देन यू कैन कम ऑन द स्टडी बेसिस। तो तो इसीलिए मैम तो ये काउंसलिंग सेशन है, ताकि इनको पहले पता चल सके कि कैसे क्या करना है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, और ये बातें खुल के कोई नहीं बताता है नर्सिस को कि कौन से कोर्स से जाने चाहिए जिससे उनको वहां पर ऑस्की का वेवर मिल सकता है, कौन से कोर्सेज। और आपने कहा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स से कोई काम नहीं आएंगे, वो कनाडा सिर्फ पहुंचने के काम आएंगे, पर आपके क्लिनिकल और नर्सिंग के करियर यस। में वो ऑस्की पॉइंट ऑफ व्यू से काम बिल्कुल नहीं आएंगे। एक चीज मैं स्टूडेंट्स से सबको बता दूं, नर्सिस को, कि मैम ने कहा पैलेटिव केयर और जेरोंटोलॉजी और एक्यूट कॉम्प्लेक्स केयर और ये सारे जो कोर्सेज आपको बताए ये सारे अवेलेबल है। आप इसी को संपर्क कर सकते हैं। कौन सी कॉलेज में क्या मार्क्स आइल्स में चाहिए, बैंड चाहिए, वो हम बता देंगे आपको और उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। मैम कई बार ये कोर्सेज जैसे आपने भी कहा नहीं मिलते हैं, तो पर हमारे पास यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जैसे निपिसिंग यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटीज है हमारे पास, जो बीएससी जिन्होंने नर्सिंग किया है इंडिया से, उनको वो ट्रांसफर स्टूडेंट के जैसे 1 साल या 2 साल पढ़ाई करने से वहां बीएससी नर्सिंग की डिग्री दे देते हैं कनाडा की। तो क्या या वो चल जाएगा? वो अमित जी चल जाएगा। इसको जो आप बात कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड बीएससी नर्सिंग। करेक्ट। ये जो कॉम्प्रेस्ड बीएससी नर्सिंग है इसमें हम क्या करते हैं, अगर दो प्रोविजन होते हैं इसमें, एक तो जैसे आप बोल रहे हो कि ब्रिजिंग कोर्स होता है वो आप कर लेते हो, उसके बाद 2 साल में ये आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री दे देते हैं, एक तो जी। ये रास्ता है। उससे क्या होगा कि 3 साल की टोटल आपकी स्टडी हो जाएगी और आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है, एंड नाउ यू कैन डायरेक्टली गो फॉर एनक्लेक्स। ये जीएनएम वालों के लिए बहुत अच्छा है, ये जीएनएम वालों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और सेकंड हम बात करते हैं अगर कोई ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट है, वैसे तो सबसे अच्छा बीएससी वालों के लिए तो यही है जो एनएनएस वाला मैंने पाथवे बताया, ये आप जी। स्टडी बेसिस पे आ जाओ और ब्रिजिंग कोर्स लो, 8 महीने में आपका ब्रिजिंग कोर्स खत्म है, उसके बाद एनक्लेक्स दो और आरएन बन जाओ, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से आपके कॉम्पिटेंसी गैप्स इतने ज्यादा हैं कि वो आपका एक ब्रिजिंग कोर्स जो है उसको खत्म नहीं कर सकता, जी। इन दैट केस जो आप पाथवे बता रहे हो दैट इज बेस्ट फॉर बीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पे कैसे होता जी। है, एक यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, अगर मेरा ऑस्की क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, ठीक है। जी। इफ माय ऑस्की विल नॉट बी, आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट, देन व्हाट। तो ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ड, दिस इज एक्चुअली द स्टार्टिंग। तो बेसिकली अगर आपकी ऑस्की क्लियर नहीं होती है, डोंट पैनिक। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास कॉम्पिटेंसी गैप्स हैं, कॉम्पिटेंसी गैप्स को हम किसी ना किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, जो सीएनओ के अंडर आती है, जिसको सीएनओ अप्रूव करती है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएनओ की साइट पे जाएं www.cno
तो उसकी साइट पे आप जाएं और वहां पे चेक करें कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, कौन से ऐसे अप्रूव्ड कोर्सेज हैं जिसको सीएनओ रिकॉग्नाइज करती है। क्योंकि अगर आप किसी छोटे मोटे कॉलेज में चले जाएंगे, आप अपना पैसा और टाइम वेस्ट करेंगे, उसके बाद सीएनओ बोलेगी भैया मैं तो ये कोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती हूँ। हाँ, ठीक है। सीएनए की वेबसाइट पे पूरी लिस्ट है कौन सी कॉलेजेस के एग्जैक्टली exactly. कौन से कोर्स रिकॉग्नाइज्ड है। या और कॉम्पिटेंसी गैप्स आपके हाथ में है, आपको पता है मेरे ये गैप्स हैं। आपने जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उसको ये कॉम्पिटेंसी गैप्स ईमेल करने होते हैं विद योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो भी वो मांगते हैं। तो उनको ये रिक्वेस्ट करना है कि ये मेरे कॉम्पिटेंसी गैप्स हैं। यूजुअली हम यूनिवर्सिटी की एडमिशन सेल को ईमेल करते हैं, तो उनको हम ये बोलते हैं कि ये मेरे कॉम्पिटेंसी गैप्स हैं, काइंडली असेस देम एंड सजेस्ट मी अ कोर्स। कई बार क्या होता है कि सीएनओ आपको कोर्स सजेस्ट कर देती है, तो आपको उसी कोर्स में जाना पड़ता है। कई बार सीएनओ आपको सिर्फ कॉम्पिटेंसी गैप्स भेजती है और फिर आपको बोलती है कि आप इनके बेसिस पे कोई कोर्स ले सकते हो। तो ये दो प्रोविजंस आपको आ सकती हैं, दैट अगेन डिपेंड अपॉन योर कॉम्पिटेंसी गैप्स। तो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए अमित जी सबसे बेस्ट यही है, आपने बीएससी नर्सिंग कर ली इंडिया से, आप एनएनएस करो। अगर आप पीआर पे आ रहे हो, दो हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करती हूँ। पीआर पे आ रहे हो, बीएससी नर्सिंग हो, सबसे पहले एनएनएस करो। एनएनएस के कॉम्पिटेंसी गैप्स उठाओ, फिर यूनिवर्सिटी को अप्लाई करो, फिर स्टडी करो। कई बारी मुझे लोग ये बोलते हैं कि मैम मैं बीएससी नर्सिंग हूँ, मैं पीआर बेसिस पे आई हूँ, क्या मुझे अब स्टडी ले लेनी चाहिए? इतनी जल्दी नहीं लेनी चाहिए, पहले कॉम्पिटेंसी गैप्स लो। अगर आप पहले ही स्टडी ले लोगे और बाद में उन्होंने 4 भी कॉम्पिटेंसी गैप्स और निकाल दिए, तो क्या दोबारा से स्टडी करोगे? तो इसलिए पेशेंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे जो आरएन बनने की गेम है वो बहुत ही पेशेंस वाली गेम है। ये ऐसा नहीं है कि आप आते ही आपको कोई सर्टिफिकेट हाथ में दे देगा कि आप अब से आरएन हो, ऐसे लाइसेंस नहीं यहाँ पे मिलता है। हाँ, तो मतलब पचास कॉम्पिटेंसी, साठ लाख रुपए 50-60 लाख रुपए की साल की तनख्वाह चाहिए, तो थोड़ा एग्जैक्टली पेशेंस रखना होगा और सारे प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। एग्जैक्टली exactly. और फिर लोग एक्चुअली अंडरस्टैंड, एक्चुअली नर्सिंग फील्ड में ना नर्स एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम है। तो लोगों को ये समझ नहीं आता है कि वाई वी शुड कंसल्ट देम। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि हमें जी क्यों कंसल्ट करना है, क्योंकि नर्सिंग में ये जी ट्रेंड था ही नहीं पहले, राइट? बिल्कुल। अब हमें आपको इसलिए कंसल्ट करना है क्योंकि हम आपका एक तो टाइम सेव करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या है। जब स्टूडेंट एनएनएस खुद स्टार्ट करते हैं, ओके दे आर स्मार्ट इनफ टू फिल अप द फॉर्म, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं इंडिया में जी फॉर्म्स फिल कर करके। लेकिन एनएनएस इज नॉट जस्ट फिलिंग अप ऑफ अ फॉर्म। मैं हर एक अपनी यूट्यूब जी वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि हमारा इंडिया का सिनेरियो अलग है। ओके हर जी एक कंट्री का अपना सिनेरियो होता है। और जब एनएनएस की गाइडलाइंस होती हैं वो पूरी दुनिया के लिए होती हैं, तो हम जैसे लोग जो हैं वो एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन योर इंडियन एंड कैनेडियन सिनेरियो। तो बेसिकली हमारा क्या काम होता है, वी विल सेव योर टाइम, ऑब्वियसली वी विल सेव योर मनी ऑल्सो। आप कनाडा में आएंगे तो यहाँ पे टाइम इज अ मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो खुद से करते हैं वो बोलेंगे मैम 1.5 साल हो गया, हमारा तो एनएनएस का रिजल्ट ही नहीं आया। और फिर हमें इतनी हैरानी होती है छोटी छोटी बातों की वजह से, क्योंकि वो एनएनएस ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको रोज रोज ईमेल भेजे कि आपके फॉर्म में ये चीज नहीं थी, आपके फॉर्म में वो चीज नहीं थी, आपके इंस्टीट्यूट से ये नहीं पहुंचा, आपके इंस्टीट्यूट से वो नहीं पहुंचा है। इस तरह से क्या होता है, आपके साल वेस्ट हो जाता है, 1 साल बर्बाद है। जब आप हमारे थ्रू एनएनएस करते हो तो हमारा इतना सक्सेस रेट है कि 4 महीने के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। तो आप देखिए किस हिसाब से आपके कितने महीने वेस्ट होने से बच जाते हैं। तो मतलब आपका आरएन प्रोसेस उतना फास्टर हो जाता है। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू कॉन्टेक्ट अस। तो बेसिकली अगर आप पीआर आए हो तो आप एनएनएस करके सीधा एनक्लेक्स करो। अगर आपका ऑस्की नहीं क्लियर होता तो आप कोर्स लो। अगर आप स्टडी बेसिस पे आए हो और आपने जो मैंने मेंशन्ड कोर्सेज हैं, केयर केयर वाले, पेलिएटिव केयर, क्रिटिकल केयर, जो जी भी आपने अच्छे कोर्सेज लिए नर्सिंग के रिलेटेड लिए, आपने ये कोर्सेज लिए, आप पहले अपना कोर्स पूरा करो, फिर आप अपना एनएनएस जो है वो स्टार्ट करो। तो इसमें वो भी क्वेश्चन कवर हो गया कि एक्चुअली मुझे एनएनएस कब स्टार्ट करना है। पीआर वाले बिल्कुल। इंडिया से ही स्टार्ट करें। जो पीआर बेसिस पे आ रहे हैं उनका मेडिकल आ गया है, क्योंकि जब मेडिकल आ जाता है तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि आपका वीजा आ जाएगा। तो आप एनएनएस उस टाइम पे स्टार्ट करें। लेकिन जो स्टडी बेसिस पे आते हैं, अगर आप नर्सिंग रिलेटेड स्टडी लेके आ रहे हो जो मैंने बताई है, तो पहले कोर्स को कंप्लीट होने दे। भाई हमने एनएनएस को भी बताना है कि हमने ये कोर्स करा हुआ है,
बिना बताए आप स्टार्ट कर दोगे, अभी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो कॉम्पिटेंसी गैप्स तो वहीं खड़े हैं आपके। तो ये तब करना है एनएनएस आपने, अगर आप स्टडी बेसिस पे आए हो, जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई तब, उससे पहले नहीं। अगर आपने नॉन नर्सिंग कोर्स लिया, जैसे कि आपने मैनेजमेंट लिया, कई लोग एक और बड़ा फेमस कोर्स है चाइल्डहुड एजुकेशन लेके आ जाते हैं, और कई बार पीएसडब्ल्यू भी लेके आ जाते हैं। पीएसडब्ल्यू आपके लिए इन द लॉन्ग रन बेनिफिशियल होता है, लेकिन अगेन ये नॉन नर्सिंग कोर्स है। तो अगर आप पीएसडब्ल्यू की स्टडी भी लेके आते हो तो भी आपको एनएनएस तो फिर आप जल्दी शुरू करो, क्योंकि इन कोर्सेज का आपकी आरएन प्रोसेस में कोई फायदा नहीं होने वाला, तो आप वेट क्यों करोगे। तो जी ये है कि कब आपको एनएनएस जो है वो स्टार्ट करना होता है। ये उस मैम, क्वेश्चन अब का आंसर मैंने दिया आपको। हमारे पास अब लगभग 7-8 मिनट ही बचे हैं, तो या थोड़ा सा हम आपसे जो प्रश्न है वो पूछेंगे कि या सीआरएनई क्या होता है, ये भी स्टूडेंट नर्सिंग वाले पूछते हैं। आपने सीएनओ बता दिया, एनएनएस बता दिया, एनक्लेक्स बता दिया, ऑस्की बता दिया। या एक्चुअली एक्चुअली जो इसका है सीपीएनआरई, सीआरएनई, ये जो एग्जाम है कैनेडियन प्रैक्टिकल रजिस्टर्ड नर्स जी एंट्रेंस, एक्चुअली बेसिकली ये एंट्रेंस एग्जाम है टू बिकम एन एलपीएन इन कनाडा। और ये एग्जाम की ही सबसे पहले आपको परमिशन मिलती है एनएनएस के बाद। पर वो आपकी चॉइस होती है कि आपने सीपीएनआरई करके पहले एलपीएन लगना है, या आप, कई लोग बोलते हैं नहीं मैम हमें एलपीएन नहीं बनना है, हमने तो आरएन ही बनना है, हम सीधी ऑस्की देंगे और हम एनक्लेक्स करेंगे, करेक्ट। राइट। तो ये आपकी चॉइस होती है, आपको दोनों चॉइसेस दे देती है सीएनओ, या तो भैया सीपीएनआरई करके, क्योंकि वो सिर्फ एंट्रेंस है, उससे पहले कोई ऑस्की नहीं है, वो पेपर देके एलपीएन लगो और अपना अर्न करना शुरू करो, ठीक है, और साथ ही साथ क्लिनिकल एक्सपीरियंस लो, या तुम ऑस्की करके एनक्लेक्स करके आरएन बन जाओ। तो ज्यादातर लोग हाँ क्या चूज करते हैं, सीपीएनआरई। वो कहते हैं कि देखिए कनाडा में एक्सपेंसेस आर वेरी हाई, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। यहाँ पे इंडिया के हिसाब से अगर हम एक बेसमेंट का रेंट ही देखें तो 70,000 पर मंथ है, 70,000 पर मंथ। अब तो और भी इंक्रीज हो गया होगा क्योंकि डॉलर का रेट बड़ा हाई हो गया, अगर मैं इंडिया के हिसाब से बताऊं। तो देखिए यहाँ पे सब लोग ये सोचते हैं कि जितना जल्दी हम अपने फील्ड में जाएंगे और काम करना शुरू करेंगे उतना अच्छा है। तो और मेरी भी यही सलाह रहती है अपने स्टूडेंट्स को, मैं यही जो है वो उनको सजेशन देती हूँ कि आप सीपीएनआरई कर लो, सीपीएनआरई आप क्रैक कर लो, उसको क्लियर कर लो, और फिर आप एलपीएन बन जाओ। एलपीएन बन के आप एक बारी कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम को देखो कि वहां पे काम कैसे होता है। जब आप इतना एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो कि कैसे पेशेंट्स को डील करते हैं, तो ऑस्की तो आपके लिए फिर कुछ भी नहीं है। आप आराम से ऑस्की दो और उसको क्लियर करो और एनक्लेक्स करो। असली जो मेथड है वो तो ये है। और रही बात सीपीएनआरई एज एन एग्जाम, देखिए इसमें 160 से लेके या 165 से लेके 180 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके लिए 4 घंटे होते हैं। जैसे एनक्लेक्स सीएटी था, कैट था, कंप्यूटर अडेप्टिव, ये वो नहीं होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है खाली। जैसे आप इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम देते हो कि आपके सामने 180 क्वेश्चन हैं और वो वही है, आप किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो किसी टाइम भी, और यू कैन टेक द आंसर्स, और आपका जो रिजल्ट है वो 3 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है। बेसिकली ये सीपीएनआरई इज एन एग्जाम टू बिकम एन एलपीएन इन कनाडा। मैम, अब इंग्लिश से आईएलटीएस ये सब परीक्षाओं से बड़ा डर लगता है सबको। या तो नर्स, आपने कहा एक तो इमिग्रेशन से जो आ रहे हैं उनको एनएनएस जो है अभी से ही शुरू कर लेना चाहिए, इंडिया में या बैठे बैठे शुरू हो सकता है। जो पढ़ाई के लिए आ रहे हैं वो वहां पढ़ लें और फिर अपना एनएनएस प्रोसेस करके कॉम्पिटेंसी जो निकले उसके हिसाब से फिर वो करें। या तो इसमें कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं? हमें पता है कि एडमिशन के लिए तो आइल्स चाहिए, पर नर्स बनने के लिए कौन से एग्जाम अप्रूव्ड हैं कनाडा में? यहाँ पे जो सीएनओ अप्रूव करती है ना अमित जी, वो दो ही एग्जाम है, एक है आइल्स, एक है सेल बैन। सेल बैन एक एग्जाम है जो कि कनाडा में ही आप दे सकते हो और सिर्फ नर्सेज के लिए है। कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज बेंचमार्क असेसमेंट फॉर नर्सेज। इसमें क्या होता है कि नर्सिंग की ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जैसे आप ओईटी देते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें क्या होता है कि नर्सिंग की टर्मिनोलॉजी होगी, बिल्कुल करेक्ट जो कनाडा का ओईटी आप बोल सकते हो कि सेल बैन है। करेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 10 मार्क्स होते हैं टोटल, और हर एक मॉड्यूल के 10-10 होते हैं। जैसे हमारे आइल्स में बैंड्स होते हैं, तो वैसे ही इनके टोटल आप लगा लीजिए बैंड्स 10 होते हैं। और बैन दो ही एग्जाम है। आइल्स, या और आइल्स के मैं बैंड्स आपको बता देती हूँ। आइल्स जो है उसके ओवरऑल 7 चाहिए हमें,
अगर हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। हमें लिसनिंग में 7.5 चाहिए, रीडिंग में हमें 6.5 चाहिए, जो कि रीडिंग ही सबसे स्ट्रांग होती है नर्सेज की, और हमें स्पीकिंग में 7 और राइटिंग में भी 7 चाहिए। तो ये सबसे बड़ा पंगा तब बढ़ता है जब आपको स्पीकिंग और राइटिंग में 7-7 लेना होता है, क्योंकि लिसनिंग में भी आप ले लेते हो, रीडिंग में भी आप ले लेते हो, लेकिन राइटिंग में कभी 6.5 रह जाते हैं, कभी हमारे स्पीकिंग में 6.5 रह जाते हैं। तो यहीं पे वो, हाँ जी, वो बात जी, आती है जो आप बोल रहे थे कि आयल्स से डर लगता है, वो चीज तो जो है एक ही वो यहाँ मिनट पे का आती है। समय बचा है। हम्म। तो आप कम स्कोर पे पढ़ने वहां जा सकते हैं, पर अगर लाइसेंसिंग वहां पर आपको रह रहे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और ओवरऑल या 7 बैंड्स भी आपके आराम से आ जाएंगे जब आप 1-2 साल बाद लाइसेंसिंग के लिए एग्जाम देंगे। पर इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं तब 8777 चाहिए होगा मैम। या जब आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए जा रहे हो तो आपको अपना स्कोर पूरा करने के लिए 8777 लेना ही पड़ेगा। आजकल तो स्कोर बहुत हाई जा रहा है, 470 तक जो ड्रॉ है वो निकल रहे हैं। तो कई बार 8777 से भी काम नहीं बनता है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और आपको वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। आखिरी तो 40 ये सेकंड चीज में है। मैम बता या दें कि क्या चार्जेस होंगे जो स्टूडेंट्स आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं एनएनएस प्रोसीजर के लिए, एनक्लेक्स, सीपीआर, एनआरएनई के पर प्रिपरेशन, ऑस्की की प्रिपरेशन, ये सब चीजों के लिए क्या चार्जेस होंगे, कैसे संपर्क करें आपसे, कैसे आपकी सर्विस लें जो नर्सेज जो सुन रही हैं अभी। या थैंक यू सो मच मच अमित एडमिशन जी। ये सब तो या हम करा देंगे बच्चों का, या एडमिशन के तो पढ़ाई के लिए तो हम भेज देंगे, पर एग्जाम्स की तैयारी तो आपको करानी होगी। एग्जैक्टली exactly, और हम हैं यहाँ पे, ये हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। माय कांटेक्ट नंबर इज 6479179265। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और मैं मेरा मैं यूट्यूब कमेंट्स में चैनल डाल है। दूंगा मैं। या ये मेरा जी, यूट्यूब चैनल जो है ना, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस, इसके हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है वो दी होती है। हमारा फेसबुक पेज है, उस पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।